की हाल चाल मेरे चीतों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सब खुश होंगे, पढ़ रहे होंगे, बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रहे होंगे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास में हम बिल्कुल स्क्रैच से एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे, जो आपकी पार्ट ए का वॉल्यूम 2 है, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। उसका हम चैप्टर नंबर 7 आपके कोर्स में बोला जाता है, या उस बुक का चैप्टर नंबर 2, इशू ऑफ डिबेंचर्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? इशू ऑफ डिबेंचर्स। इससे पिछला चैप्टर आपने क्या पढ़ा था, उसकी बहुत हद तक नॉलेज आपको इस चैप्टर में चाहिए। और उस चैप्टर में आपने पढ़ा था शेयर कैपिटल, कि जब हम शेयर्स इशू करते हैं, कंपनी शेयर्स इशू करती है तो क्या एंट्रीज होती है, उसकी क्या अकाउंटिंग होती है। यहाँ हमने पढ़ना है इशू ऑफ डिबेंचर्स। सबसे पहले इशू ऑफ डिबेंचर्स में आपको मतलब पता होना चाहिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। डिबेंचर का मतलब क्या होता है? तो डिबेंचर का मतलब होता है, डिबेंचर इज अ सर्टिफिकेट। डिबेंचर क्या होता है बेटे? एक सर्टिफिकेट होता है ऑफ एक्नॉलेजिंग डेट। डिबेंचर इज अ सर्टिफिकेट ऑफ एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट। डेट मतलब उधार, बाय द कंपनी। मतलब जब कंपनी को लोन की जरूरत पड़ती है, जब कंपनी को बोरोड फंड्स की जरूरत पड़ती है, उधार पैसे की जरूरत पड़ती है, तो कंपनी के पास या तो वो बैंक के पास जाके लोन ले ले, या फिर वो क्या कर सकती है, पब्लिक के पास जाके कह सकती है, ले लो मेरी कंपनी का डिबेंचर ले लो, 100 रुपए या 10 रुपए फेस वैल्यू। तो बेटे जब भी कंपनी को बोरोड फंड्स इशू करने हैं, बोरोड फंड्स का मतलब है जब भी उसे उधार पैसे की जरूरत है, तो वो क्या करती है, मार्केट में अपने डिबेंचर्स इशू कर देती है। लोग उसे झड़प से एकदम खरीद लेते हैं। क्यों? क्योंकि यूजुअली इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट इज मोर देन द बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे बैंक्स में मान लो आपको पैसा डिपॉजिट करने का या एफडी कराने का मिल रहा है, लेट्स टेक एन एग्जांपल 8%, तो यूजुअली डिबेंचर्स का रेट परसेंटेज इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है। ठीक है, तो डिबेंचर्स क्या होते हैं? तो डिबेंचर्स इज अ सर्टिफिकेट ऑफ एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट बाय द कंपनी। ये एक सर्टिफिकेट होता है कि कंपनी उस पर लिख के देती है सर्टिफिकेट पे कि मेरा नाम रिलायंस लिमिटेड है और मेरा ये डिबेंचर है 100 रुपए का। ये डिबेंचर है मेरा 7% डिबेंचर, या मान लो 10% ले लो। तो जब वो ऐसे बोलती है 10% डिबेंचर, तो इस बात का मतलब ये होता है मेरे बच्चों कि इस डिबेंचर पे कितना परसेंट का ब्याज है? 10%। तो ये जो परसेंटेज हमेशा आपको डिबेंचर के आगे लिखी मिलेगी, ये परसेंटेज का मतलब होता है दिस इज द इंटरेस्ट रेट ऑफ डिबेंचर्स। अगर आप मेरे बच्चों बैंक से लोन लोगे, अगर आप बैंक से लोन लोगे तो उस पर क्या दोगे? ब्याज दोगे। बोलो हाँ या ना। इसी तरीके से आप जब डिबेंचर इशू करते हो तो जिस जिसको डिबेंचर की जरूरत होती है वो कंपनी को पैसे देता है और कंपनी से क्या ले लेता है? डिबेंचर ले लेता है। और उस डिबेंचर पे कंपनी क्या करती है? इंटरेस्ट पे करती है। लिखो, डिबेंचर पर वो क्या पे करती है? इंटरेस्ट पे करती है। और इंटरेस्ट पे करने का भी बेटा पैटर्न होता है कंपनी का, या तो वो ईयरली पे कर सकती है या फिर वो उसे सेमी एनुअली मतलब 6 महीने में, या क्वार्टरली भी पे कर सकती है, जैसी कंपनी का मन करे। तो जब वो डिबेंचर इशू करती है सिद्धार्थ, वो उस डिबेंचर में सारी बात लिख के देती है। चाहत वो उस डिबेंचर में सारी बात लिख के देती है कि मेरी कंपनी का ये डिबेंचर है, 100 रुपए का डिबेंचर है, इस पे मैं 10% ब्याज दूंगी, साल में 2 बार करके दूंगी, तो 2 बार में 5-5% देगी वो। ये टोटल 10% जो है दिस इज फॉर द होल ईयर गाइस। तो अगर वो ईयरली देता है तो 10% देगी, अगर वो सेमी एनुअली देता है तो 5-5 करके 2 बार देगी, अगर वो क्वार्टरली देता तो 2.5 करके 4 बार देगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइस? समझ आ रही है बात? तो यहाँ पर पॉइंट आता है कि हमारा डिबेंचर क्या है? डिबेंचर एक सर्टिफिकेट है जिसमें कंपनी कहती है कि हाँ भाई मैं आपसे क्या ले रही हूँ? लोन ले रही हूँ और आई विल बी रीपेइंग यू विद इंटरेस्ट। अगर ये डिबेंचर्स का पैसा मान लो 4 साल के लिए डिबेंचर इशू करा है कंपनी ने, तो वो 4 साल का क्या देती है? 4 साल के बाद वो ये भी बताती है कि हाँ मैं 100 रुपए क्या करूंगी? वापस करूंगी।
समझ आ रही है बात? तो डिबेंचर में सारी की सारी बात लिखी जाती है। ये एक सर्टिफिकेट है एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट बाय द कंपनी, जिसमें सारी बात लिखी जाती है कि 100 रुपये का मेरा डिबेंचर है, मैं इसे रीपे करूंगी, मैं इसे रीपे करते टाइम हर साल इंटरेस्ट दूंगी। ये सारी बातें जिस सर्टिफिकेट में लिखी जाती है उस सर्टिफिकेट को बोला जाता है डिबेंचर। इन शॉर्ट आपको क्या समझना है कि अगर कंपनी को बोरोड फंड्स की जरूरत है, उसे उधार लेना है, तो वो बैंक से उधार ना लेकर किससे ले लेती है? जर्नल पब्लिक से, जिसे हम बोल देते हैं डिबेंचर होल्डर्स। जो भी डिबेंचर खरीदेगा वो डिबेंचर होल्डर कहलाएगा। यस, बैंक में लीगैलिटीज फॉर्मेलिटीज ज्यादा होती हैं कि आपको कोलेट्रल रखना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें होती है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि बैंक से आप ऑलरेडी लोन ले चुके होते हो, तो आपकी बैंक वाली लिमिट फुलफिल्ड हो जाती है, तो बैंक कहता है इससे ज्यादा लोन हम आपको नहीं दे सकते। ठीक है, अच्छा मैम लोन लेने की हमेशा जरूरत ही क्या है? शेयर्स ही इशू कर दे वो। बेटा आप बिजनेस स्टडीज पार्ट बी में पढ़ेंगे मेरे बच्चों, एक चैप्टर में एक ही न्यूमेरिकल आपको पढ़ने के लिए मिलेगा पूरी बीएसटी में। वहां पर आप ये पढ़ेंगे कि आपको कैपिटल और बोरोड फंड्स, मतलब जो आपका ओनर्स फंड है अपना खुद का पैसा और जो उधार लिया हुआ पैसा है, उसका मिक्सचर रखना होता है अपनी कंपनी में। उसका क्या रखना होता है? मिक्सचर रखना होता है। मतलब सारा का सारा अपना पैसा भी नहीं लगाओगे, सारा का सारा पैसा बोरो करके भी नहीं लगाओगे बिजनेस में, दोनों का कॉम्बिनेशन रखना होता है। ड्यू टू टैक्स की वजह से, टैक्स में आपकी सेविंग होती है बोरोड फंड्स की वजह से। वहाँ बहुत डिटेल में आपकी टीचर पढ़ाएगी बीएसटी में, मैम या सर जो भी हैं वो पढ़ाएंगे आपको अच्छे से। तो यहाँ पर समझ आया? तो कंपनी का खुद का पैसा कौन सा होता है? शेयर कैपिटल। और जब कंपनी को लोन लेना होता है तो वो किस नाम से लोन ले लेती है कार्तिक जी? किस नाम से ले लेती है? डिबेंचर्स के नाम से। समझ आ रही है? तो डिबेंचर इज अ सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंपनी ऑफ एक्नॉलेजिंग अ डेट, कि हाँ मैंने उधार लिया है। उसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस डिबेंचर में ऑलरेडी मेंशन होती हैं। कोई प्रॉब्लम? क्लियर टू एवरीबॉडी? अच्छे से बात समझ आई? अब बात आती है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। हमारे डिबेंचर्स कितने तरीके के होते हैं? व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिबेंचर्स या टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। तो गाइज हमारे काइंड्स ऑफ डिबेंचर्स क्या है, कितने तरीके के डिबेंचर्स होते हैं, तो इसके लिए आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स बोलूं या फिर काइंड्स ऑफ डिबेंचर्स बोलूं, एक ही बात है। कितने तरीके के होते हैं ध्यान से देखना बेटा। ये ना 4 तरीके से हो सकते हैं, मतलब 4 बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं। कितने बेसिस हैं? 4 बेसिस। ध्यान से देखेंगे कौन कौन से। सबसे पहला बेस होता है ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी। क्या है हमारा सबसे पहला बेस? ध्यान से देखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, या फिर इसे बोलते हैं कोलेट्रल सिक्योरिटी भी बोल सकते हो। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी कौन सा होगा? दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन, एक शब्द है। एक है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन, और एक शब्द है हमारा मेरे बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टिबिलिटी। बहुत ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला आप पढ़ने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी या फिर कोलेट्रल सिक्योरिटी क्या है, ध्यान से देखेंगे। काइंड्स ऑफ अ कंपनी में ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी क्या है मेरे बच्चों? सिक्योरिटी के बेस पर 2 तरीके के डिबेंचर्स होते हैं। सिक्योरिटी के बेस पे कितने तरीके के डिबेंचर्स होते हैं? 2 तरीके के। पहला होता है सिक्योर्ड डिबेंचर्स और दूसरा होता है अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। मतलब क्या है? जब कंपनी लोन लेने जाती है लोगों के पास, तो सिक्योर्ड डिबेंचर्स का मतलब है वो डिबेंचर्स जिन पर किसी एसेट का चार्ज होगा। क्या होगा? एसेट का चार्ज। एसेट का चार्ज का मतलब क्या है? एसेट के चार्ज का मतलब है मेरे बच्चों कि हम जब डिबेंचर होल्डर से पैसा लेंगे, तो मान लो हम 4 लाख रुपए लेने गए हैं, तो हमारी ना कोई एसेट गिरवी रखी जाएगी। क्या रखी जाएगी? कोई एसेट गिरवी रखी जाएगी। जैसे आप लोगों को पता होगा कि हम अगर कोई होम लोन लेने जाते हैं या हम कोई व्हीकल लोन लेते हैं, तो वो एसेट क्या करता है? बैंक हमारा गिरवी रख लेता है। जैसे हमने होम लोन लिया तो यूजुअली उसी घर के कागज जो आप खरीद रहे होते हैं उसे बैंक क्या कर लेता है? अपने पास रख लेता है एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी। पता है आप लोगों को?
इकोनॉमिक्स क्लास 10th में आपने ये शब्द पढ़ रखा है, वैसे इकोनॉमिक्स में कोलेट्रल सिक्योरिटी वर्ड पढ़ा हुआ है और आप 12th में भी पढ़ रहे होंगे। तो कोलेट्रल का मतलब क्या होता है? कोलेट्रल का मतलब होता है सिक्योरिटी। तो यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी दो तरीके के डिबेंचर्स हो सकते हैं, या तो सिक्योर्ड या फिर अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स होते हैं जिनके अगेंस्ट हमने कोई सिक्योरिटी रखी हो कि कल को खुदा ना खास्ता कंपनी टाइमली पैसे पे ना कर पाए या फिर वो इंटरेस्ट में कोई डिफॉल्ट कर दे, तो क्या करें? डिबेंचर होल्डर उसकी एसेट बेच के हिसाब किताब खत्म, उसकी एसेट बेच दे, अपना सारा ब्याज और सारा प्रिंसिपल सब वो क्या कर ले? वसूल ले। तो ऐसे होते हैं सिक्योर्ड डिबेंचर्स, ऑन विच द डिबेंचर्स विच आर सिक्योर्ड बाय द चार्ज ऑन सम काइंड ऑफ एसेट्स। जो एसेट्स पे जैसे एक प्लांट एंड मशीनरी हमने क्या कर दी? उसके गिरवी रख दी, तो वो होता है सिक्योर्ड डिबेंचर्स। अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स कौन से होते हैं? अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स वो होते हैं जिसके अगेंस्ट हमने कुछ गिरवी नहीं रखा होता। तो कल को अगर हम डिफॉल्ट करती है कंपनी, टाइमली इंटरेस्ट पे नहीं कर पाती, रीपे नहीं कर पाती, प्रिंसिपल रीपे नहीं कर पाती, तो सामने वाले के पास कोई एसेट ही नहीं है जिसे बेचकर वो पैसे ले आए। बट सिक्योर्ड डिबेंचर्स आर सिक्योर्ड इनफ, क्योंकि उनके पास क्या है? एसेट है। वो कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट से अपील करेंगे, भाई ये पैसा नहीं दे रहा, ब्याज नहीं दे रहा, इसकी ये एसेट बेच के मुझे पैसा दिलवा दो, और कोर्ट कर देगा इस काम को। समझ आ रही है? सिक्योर्ड की बात कर रही हूं मैं ये। तो सिक्योर्ड डिबेंचर्स क्या हैं? जो कि किसी एसेट से क्या है? कोलेट्रल, हमने कोई एसेट एज अ कोलेट्रल रखी हुई है कि कल को डिफॉल्ट हो तो उसे बेचा जा सके। पर इन अनसिक्योर्ड में ऐसा कोई पॉइंट नहीं है। अनसिक्योर्ड को नेकेड डिबेंचर्स भी बोला जा सकता है। अब ध्यान से देखो, सिक्योर्ड डिबेंचर्स भी दो तरीके के चार्ज होता है। एक होता है बेटा फिक्स्ड चार्ज, एक होता है फ्लक्चुएटिंग चार्ज, या उसे फ्लोटिंग चार्ज बोल देते हैं। एक होता है फिक्स्ड चार्ज, एक होता है फ्लोटिंग चार्ज। अब ये फिक्स्ड और फ्लोटिंग क्या होते हैं, ध्यान से सुनना। जो फिक्स्ड चार्ज होता है गाइस, वो फिक्स्ड चार्ज होता है हमारा कि जो हमारी किसी पर्टिकुलर एसेट के लिए होता है। फिक्स्ड चार्ज क्या होता है? जो हमारा किसी पर्टिकुलर एसेट पे होता है। जैसे हमने कोई प्लांट एंड मशीनरी गिरवी रख दी, हमने क्या रख दी? कोई प्लांट एंड मशीनरी गिरवी रख दी, तो वो एक ही एसेट है ना। मान लो हमारे पास 4 एसेट्स थी, ए बी सी डी, 4 एसेट्स हैं। हमने उनमें से एसेट नंबर एसेट ए क्या कर दी? गिरवी रख दी, तो ये फिक्स्ड चार्ज है। पर अगर 4 एसेट्स है ए टू डी, और हमने कहा भाई चारों ही एसेट्स क्या हैं? एज अ कोलेट्रल हैं, उसे बोलते हैं फ्लोटिंग चार्ज। जब सारी एसेट्स पे ही हमने एक तरीके का क्या कर दिया? चार्ज कर दिया, तो वो फ्लोटिंग चार्ज। जब कोई पर्टिकुलर एसेट रख दी गिरवी, तो उसे क्या बोलते हैं? फिक्स्ड चार्ज। फिक्स्ड चार्ज में बेटा जब हम डिफॉल्ट कर देते हैं तो हम उसे यूज नहीं कर सकते। फिर ये रूल होता है कि फिक्स्ड चार्ज में वो एसेट यूटिलाइज नहीं होती। पर फ्लोटिंग चार्ज में ऐसा नहीं होता। फ्लोटिंग चार्ज में सारी एसेट यूज होती रहती है। इंडिया में अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स जैसी बात नहीं होती। इंडिया में अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स प्रचलित नहीं है, दे आर नॉट पॉपुलर। वो पॉपुलर नहीं है हमारी कंट्री में। सिक्योर्ड डिबेंचर्स हैं वो पॉपुलर है। मतलब जब भी कंपनी डिबेंचर लाती है तो ज्यादातर वो क्या करके लाती है? उसे सिक्योर करके लाती है किसी एसेट से। तो दोनों तरीके के डिबेंचर्स क्लियर हो गए, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। कोर्ट बेचेगा सर, हम नहीं बेचेंगे, जो आपका क्वेश्चन था। क्लियर हो गई बात अच्छे से? बच्चा पूछ रहा था हम कैसे बेच सकते हैं एज अ डिबेंचर होल्डर। कोर्ट के पास हम जाएंगे, कोर्ट करवाएगा वो सारा काम। नेक्स्ट दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन। अब रिडम्पशन का मतलब क्या होता है प्रियांश? रिडम्पशन का मतलब होता है प्रियांश रीपेमेंट। क्या मतलब होता है? रीपेमेंट। रीपेमेंट का मतलब होता है वापस करना। तो रिडम्पशन के बेसिस पे दो तरीके के डिबेंचर्स होते हैं गाइस। एक होता है रिडीमेबल डिबेंचर्स और एक होता है इररिडीमेबल डिबेंचर्स। रिडीमेबल का मतलब होता है वो डिबेंचर्स जिनका पैसा हम कुछ टाइम बाद वापस कर देंगे आफ्टर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, 2 years, 3 years, 4 years। मैक्सिमम एक डिबेंचर हमारे देश में इशू किया जा सकता है 10 सालों के लिए। मैक्सिमम कितने साल के लिए एक डिबेंचर की लाइफ कितनी है हमारे देश में? 10 साल। उससे ज्यादा का डिबेंचर कोई भी कंपनी इशू नहीं कर सकती। बट जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज होती हैं जैसे DLF हो गई, पार्श्वनाथ डेवलपर्स हो गया, ये जो रियल एस्टेट की कंपनीज हैं, ये रियल एस्टेट कंपनीज के लिए लाइफ बोली गई है 30 years।
30 साल। क्योंकि इनके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, ब्रिज हो गया या कोई सोसाइटी हो गई, यार 10-10, 12-12, 15-15 साल में तो वो सोसाइटी बन के तैयार होती है। खुद देख लो ना, तुम्हारे सामने बराबर में सिक्योरिटी, ये रंगोली ग्रीन्स कब शुरू हुई और उसके बाद ये कब खत्म हुई? आ रही है बात समझ में या नहीं? इसी तरह अब भी चल रहा है काम। इसी तरीके से कोई भी जो भी सोसाइटी, हाई राइज बिल्डिंग्स जो स्पेशली होती है, हाई राइज 10-10, 20-20, 25-25 मान लो की जो बिल्डिंग होती है, उन्हें बनाने में बहुत टाइम लगता है। पहले स्ट्रक्चर खड़ा होता है, फिर स्ट्रक्चर खड़े होने के बाद अंदर फिनिशिंग करी जाती है, बहुत साल लग जाते हैं, 5-5, 10-10 साल, 12-12 साल लग जाते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज ने कहा कि यार हमारे लिए तो 10 साल एक छोटी सी बात है, हमारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में 8-8, 10-10 साल के तो प्रोजेक्ट ही होते हैं हमारे, अगर आप हमें डिबेंचर के 10 साल ही दोगे तो हमारा तो काम हो लिया, हमें तो दिक्कत हो जाएगी। तो उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या लिखा है? 30 ईयर्स। MCQ में आ सकता है आप लोगों के लिए। लाइफ ऑफ द डिबेंचर इन इंडिया वी कैन इशू मैक्सिमम कितना? 10 साल का डिबेंचर्स। पर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के लिए क्या है? वो कितना है? जो रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज कौन सी होती हैं? जो ब्रिज बनाती है, जो रियल एस्टेट वाला काम करती है गाइस, जो घर बनाती है, बिल्डिंग्स बनाती है, ब्रिजेस बनाती है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज है। उनके लिए कितना है? 30 ईयर्स। जय, समझ आ रही है बात? याद रहेगी लिमिट। तो यहां पर मैं पढ़ा रही थी रिडम्पशन। रिडम्पशन का मतलब होता है जब हम कुछ टाइम बाद पैसा वापस कर देंगे। दो तरीके के होते हैं, रिडीमेबल और इरिडीमेबल। रिडीमेबल डिवेंचर्स वो जिसका पैसा कुछ टाइम बाद वापस हो जाएगा, 3 साल 4 साल बाद। कंपनी जब देती है डिवेंचर उसी टाइम पे बता देती है कि भाई आज मैं तुमसे 100 रुपए ले रही हूँ, मान लो 1/4/2020 को मैं तुमसे पैसे ले रही हूँ 100 रुपए, और आप आज से 4 साल बाद आना। 4 साल मतलब 31 मार्च 2028। 31 मार्च 2028 को, सॉरी 24, 20 को लिया था ना, आज से 4 साल बाद आना और मुझसे पैसे ले जाना। तो 31 मार्च 24 को वो क्या कर देती है? पैसा 100 रुपए जो उसने लिए थे वो डिबेंचर वापस ले लेती है और 100 रुपए दे देती है। दिस इज रिडीमेबल डिबेंचर्स। इरिडीमेबल डिबेंचर्स वो जिनका पैसा वापस होने वाला नहीं है, सिर्फ एक ही सिचुएशन में वापस होता है, जब कंपनी लिक्विडेट हो रही हो या जब कंपनी वाइंड अप हो रही हो, बंद हो रही हो। मतलब irredeemable debentures are those debentures the amount of which is to be repaid to the debentures holder only at the time of winding up। winding up मतलब कंपनी जब खत्म हो रही होगी। रिडीमेबल और इरिडीमेबल समझ आ गया? रिडीमेबल जिनका पैसा कुछ टाइम बाद वापस हो जाएगा, इरिडीमेबल जिनका पैसा वापस होगा सिर्फ लिक्विडेशन के टाइम पर। क्लियर? ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन दो होते हैं गाइस, एक होता है रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। क्या नाम है गाइस? रजिस्टर्ड। और दूसरे का क्या नाम है? बियरर। रजिस्टर्ड डिबेंचर्स या फिर बियरर डिबेंचर्स। रजिस्टर्ड डिबेंचर्स कौन से होते हैं? तो रजिस्टर्ड डिबेंचर्स होते हैं मेरे बच्चों वो डिबेंचर्स जो कंपनी क्या करती है, जो कंपनी जिनका नाम और एड्रेस, जिसका नाम और एड्रेस, किन का नाम? डिबेंचर होल्डर्स का। जैसे मान लो मैंने कंपनी में डिबेंचर्स इशू करे, कंपनी ने क्या करे? डिबेंचर्स इशू करे, और आप सबने क्या कर लिया? उसे खरीद लिया। ध्यान से सुनना, मैंने कंपनी के डिबेंचर इशू करे और आप सबने क्या कर लिया? उसे खरीद लिया, और वो रजिस्टर्ड डिबेंचर्स हैं। तो रजिस्टर्ड का मतलब ये है, मान लो सिद्धार्थ ने खरीद लिए 10 डिबेंचर्स, तो अब जो सिद्धार्थ ने 10 डिबेंचर्स खरीदे हैं ना बच्चों, कंपनी सिद्धार्थ का नाम अपने डिबेंचर होल्डर्स रजिस्टर में लिख देगी। कंपनी सिद्धार्थ का नाम क्या करेगी? अपने डिबेंचर होल्डर्स रजिस्टर में लिख देगी। उसे बोलते हैं ने रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। तो सिद्धार्थ का नाम और उसका एड्रेस रजिस्टर में मेंशन हो जाएगा। अब जब भी कंपनी ब्याज देने निकलेगी तो वो हमेशा किसे देगी? सिद्धार्थ को। अगर सिद्धार्थ उस डिबेंचर को बेच दे, मान लो सिदक को, वो डिबेंचर किसे बेच दे? सिद्धार्थ सिदक को। तो अब सिदक के पास क्या नहीं होएगा? अब ऐसा नहीं है कि हम सिदक को डिबेंचर का इंटरेस्ट दे देंगे ना। जब रजिस्टर्ड डिबेंचर्स हैं तो रजिस्टर्ड डिबेंचर्स का इंटरेस्ट हमेशा उसको मिलेगा जिसका नाम रजिस्टर में लिखा हुआ है। और मेरे रजिस्टर में किसका नाम लिखा हुआ था? सिद्धार्थ का। तुरंत आपके दिमाग में आता है तो ऐसा डिबेंचर कोई खरीदेगा ही क्यों? तो ऐसा डिबेंचर कोई खरीदेगा ही क्यों? इसीलिए इस रजिस्टर्ड डिबेंचर की सेल पर एक क्या लगी होती है? रिस्ट्रिक्शन लगी होती है कि आप इसे इजीली सेल आउट नहीं कर सकते। इसके लिए आपको प्रॉपर सेल डीड बनानी पड़ती है और अपनी कंपनी को जाके बताना पड़ता है कि भाई ऐसे ऐसे हम बेच रहे हैं, तो सिद्धार्थ का नाम हटा दे और सिदक का नाम लिख दे। समझ आ रही है बात?
ये सारी बातें ना बेटा डिबेंचर में लिखी होती है। जब डिबेंचर कंपनी इशू करती है तो उस टाइम पे वो बताती है कि मेरा रजिस्टर्ड डिबेंचर है, रिडीमेबल है, इररिडीमेबल है, यहाँ पे सिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड है, कौन सा है, सारी बातें आपके डिबेंचर सर्टिफिकेट में लिखी होती है कि हमारा सिक्योर्ड डिबेंचर है, मैं 4 साल बाद इसे रिडीम कर दूंगी, इसका इंटरेस्ट रेट 10% है जो मैं दूंगी हर साल, और ये रजिस्टर्ड नहीं है, ये बियरर है। बियरर कौन सा होता है? बियरर होता है, जैसे हमने सिद्धार्थ को दे दिया, बियरर की हिंदी पता है क्या होती है? बियरर की हिंदी होती है धारक, या इसे आप बोल सकते हो होल्डर। जैसे आपने वाउचर पढ़ा है, वाउचर देखे हैं, कोई आपके डिस्काउंट वाउचर्स वगैरह होते हैं अलग अलग कंपनीज के। मान लो आप शॉपिंग करने गए शॉपर स्टॉप में या किसी भी ब्रांड में, वहां पर आपको क्या मिल गया? डिस्काउंट वाउचर्स मिल गए। तो क्या ऐसा होता है कि वो डिस्काउंट वाउचर मान लो शैली मैम को मिले तो शैली मैम ही जाके दोबारा शॉपिंग करेगी? नहीं, कोई भी कर सकता है, बस वो क्या प्रेजेंट कर दे उस टाइम पे? वो वाउचर, तो उसे भी क्या मिल जाएगा? डिस्काउंट। बोलो हाँ या ना? यही रूल होता है। सेम इसी तरीके से क्या होता है, जो बियरर डिबेंचर्स होते हैं गाइस, उनके साथ ना जो कूपन्स लगे होते हैं, क्या लगे होते हैं? कूपन्स। वो कूपन्स क्या होते हैं? जो भी उसे बैंक में प्रेजेंट कर देगा उसे बैंक क्या दे देगा? ब्याज। जो भी उस कूपन को बैंक में प्रेजेंट कर देगा, जैसे मान लो मेरे पास वाउचर है, कूपन ही बोल सकते हो उन्हें, वो कूपन मेरे पास से चोरी हो जाए तो जो भी उसे चोरी करेगा वो जाके क्या कर सकता है? उन्हें रिडीम करा सकता है जाके। समझ आ रही है बात? इसी तरीके से बियरर डिबेंचर का मतलब है जिसके पास भी वो डिबेंचर होगा। जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, सिद्धार्थ ने वो बेच दिया किसको? सिदक को। सिदक ने वो बेच दिया मान लो रूपाली को। तो अब अल्टीमेटली वो डिबेंचर किसके पास है? रूपाली के पास। तो अब उसका इंटरेस्ट किसे मिलेगा? रूपाली को मिलेगा। समझ आ रही है बात? बट रजिस्टर्ड में किसे मिलेगा? सिद्धार्थ को, जिसका नाम है। या फिर आप जब बेच रहे हो तो उसे सेल डीड के नाम से बेचो और अपनी कंपनी को बताओ, तो कंपनी फिर किसे देगी? जिसका नाम होगा। समझ आया सबको या नहीं? प्लीज टेल मी एवरीबॉडी। 3 तरीके समझा चुकी हूं अब तक। कौन कौन से? सबसे पहला सिक्योर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन, रिडीमेबल और इररिडीमेबल। तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर्ड और बियरर। लास्ट होता है, बोलिए सर। सॉरी, हाँ जी, कंपनी को बताना पड़ता है। सेल कर सकते हैं और नाम चेंज करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये पहले जमाने में होता था यार, जब हमारा फिजिकल फॉर्म्स में सर्टिफिकेट्स मिलते थे। आजकल तो सब ऑनलाइन है, डीमैट अकाउंट के थ्रू सब हो जाता है और कंपनी के पास तुरंत डिटेल पहुंच जाती है अपडेट होके। ये पहले जमाने की बातें थी गाइस, रजिस्टर्ड और बियरर वाली। अब ये वाले कॉन्सेप्ट क्या हो गए हैं? खत्म, क्योंकि अब सब कुछ क्या हो गया? इंटरनेट के यूज से सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। तो अब ये वाला कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली नहीं रहा है। प्रैक्टिकली डीमैट अकाउंट के थ्रू तुरंत पता चल जाता है कौन सा डिबेंचर किसके अकाउंट में, इंटरेस्ट किसको मिलेगा। क्लियर गाइस? चलिए आइए, लास्ट इज कन्वर्टेबिलिटी। कन्वर्टेबिलिटी में गाइस 2 तरीके के डिबेंचर्स होते हैं। एक होता है मेरे बच्चों कन्वर्टेबल डिबेंचर, कौन सा बोल रही हूं मैं? और दूसरा होता है नॉन कन्वर्टेबल। एक है कन्वर्टेबल और दूसरा है नॉन कन्वर्टेबल। जब भी मैं ये कॉन्सेप्ट पढ़ाती हूँ टिकटॉक याद आता है मुझे, और तुम्हें भी याद आ जाएगा आज के बाद। टिकटॉक में बहुत 2020 में बेटा खाली बैठ के तुमने करे क्या? यही सब काम करे है ना। कोरोना में क्या होता था? लड़का पाउडर उड़ाया, लड़की पाउडर उड़ाया, लड़का, यही काम हो रहा था। वैसे ये वाला कम था बट पहले वाला बहुत था। तो इसका मतलब क्या है कि वो लड़का क्या बन जाता था? लड़की। बट अगर लड़का है पाउडर उड़ाया फिर भी लड़का ही निकला तो वो सेम था। यही कॉन्सेप्ट यहां लगाना है। कन्वर्टेबल डिबेंचर का मतलब है वो डिबेंचर जो हमारे कन्वर्ट हो सकते हैं किसी इक्विटी शेयर में। जो हमारे कन्वर्ट हो सकते हैं किसमें? किसी इक्विटी शेयर्स में। उसे बोलते हैं कौन से डिबेंचर्स? कन्वर्टेबल। Convertible debentures are those debentures which can be converted into equity shares or any other security. इसके साथ भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। 1.5 साल पुराना डिबेंचर होना चाहिए, फिर वो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होगा तो ऑप्शन, सामने वाले को ऑप्शन दिया जाएगा। ये नहीं कि तुम कंपनी कह देगी मैं तो बदल रही हूँ, नहीं, सामने वाले से पूछो क्या वो उसे बदलवाना चाहता भी है या
नहीं चाहता है। अगर वो कहता है हाँ ठीक है मैं कन्वर्ट कर दो शेयर मेरे डिबेंचर शेयर्स में तो कर दो, अगर सामने वाला कहता है नहीं भाई मैं कन्वर्ट नहीं करूंगा, तो आप जबरदस्ती उसे शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ऑप्शन दिया जाता है सिर्फ डिबेंचर होल्डर को कि क्या मैं आपके डिबेंचर को शेयर्स में कन्वर्ट कर दूं। अगर वो ऑप्शन को कहता है एक्सेप्टेड तो कन्वर्ट कर दिया जाता है, अगर वो कहता है रिजेक्टेड तो रिजेक्ट कर दिया जाता है, वो डिबेंचर ही रहते हैं। तो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स आर दोज डिबेंचर्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स और एनी अदर सिक्योरिटीज एट द ऑप्शन ऑफ डिबेंचर होल्डर। ऑप्शन देगी कंपनी और वो मर्जी किसकी है, डिबेंचर होल्डर की, जबरदस्ती कन्वर्ट नहीं कर दोगे। समझ आ रही है बात। नेक्स्ट नॉन कन्वर्टेबल, नाम से ही पता चल रहा है जब लड़का लड़का ही रहे, मतलब जब डिबेंचर होल्डर ही रहेगा, डिबेंचर ही रहेगा, वो कुछ और कन्वर्ट नहीं होगा। तो कन्वर्टेबल मींस विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स और एनी अदर सिक्योरिटी, और नॉन कन्वर्टेबल मींस डिबेंचर्स विल रिमेन डिबेंचर, वो कन्वर्ट नहीं होगा। समझ आया या नहीं? क्लियर? पक्का? तो डिबेंचर्स टोटल 8 तरीके के हो गए, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, रिडीमेबल, इररिडीमेबल, रजिस्टर्ड, बियरर, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। क्वेश्चन में आपको एग्जाम में ये देखने को यूजुअली नहीं मिलता, इररिडीमेबल बुक में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा क्योंकि ये वाला सिनेरियो हमारे देश में नहीं है। इररिडीमेबल डिबेंचर्स आर नॉट इशूड इन आवर कंट्री गाइज। हमारी कंट्री में इररिडीमेबल डिबेंचर्स नहीं है क्योंकि कंपनीज एक्ट 2013 ने लाइफ ऑफ डिबेंचर्स लिख के दे दी। कितनी? मैक्सिमम बताया था मैंने, मैक्सिमम 10 साल, और इंफ्रास्ट्रक्चरल कंपनीज के लिए 30 इयर्स। याद रहेगा? पक्का? वेरी नाइस। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट वर्ड जो आपको पढ़ना है दैट इज, क्या लिखा मैंने? बॉन्ड, है ना। बॉन्ड क्या होता है गाइस? अब है जेम्स बॉन्ड नहीं, बॉन्ड क्या होता है? दीज आर सिनोनिम्स। बॉन्ड क्या होता है? सिनोनिम होता है किसका? डिबेंचर का। मतलब डिबेंचर और बॉन्ड आर इंटरचेंजेबल वर्ड्स, इंटरचेंजेबल वर्ड्स है डिबेंचर और बॉन्ड, बट एक बेसिक डिफरेंस है। क्या? डिबेंचर में रेट ऑफ इंटरेस्ट इज फिक्स्ड। डिबेंचर में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा गाइस? फिक्स्ड होगा। वो उतना, सॉरी, बॉन्ड इज, डिबेंचर का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? फिक्स्ड। डिबेंचर का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है गाइस? फिक्स्ड। जैसे मैंने जब डिबेंचर दिया मैंने कहा 10% का रेट है, तो वो 10% का रेट क्या रहेगा? हमेशा सेम रहेगा, 10%। बट बॉन्ड में क्या होता है? इट इज नॉट फिक्स्ड। कंपनी इशू करती है बॉन्ड, कहती है ले लो मेरी कंपनी का बॉन्ड ले लो, 100 रुपए का एक बॉन्ड है, और ब्याज का रेट नहीं बताएगी क्योंकि ब्याज का रेट डिसाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट रेट। जो मार्केट में बैंक्स के रेट चल रहे होंगे उसके हिसाब से क्या करा जाता है? बॉन्ड का रेट डिसाइड, बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट डिसाइड किया जाता है। मान लो अगर हमारे बैंक्स का रेट चल रहा है 5%, 7%, उसके बेसिस पर बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट डिसाइड किया जाएगा। समझ आ रही है बात? तो हमारा जो डिबेंचर है, डिबेंचर का क्या है? फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है, बट बॉन्ड का रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट फिक्स्ड। इट डिपेंड्स अपॉन द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, इट कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग। ऐसा भी हो सकता है पिछले साल मार्केट रेट 10 चल रहा हो तो बॉन्ड का रेट क्या दिया जाए? 10%। अगले साल 6 चल रहा हो तो 6 मिल जाए, उससे अगले साल 15% चल रहा हो तो 15% मिल जाए। समझ आ रही है बात? कोई दिक्कत तो नहीं? डिफरेंस समझ आया? बेसिक डिफरेंस। सॉरी, ये भी लोन है एग्जैक्टली। दिस इज ऑल्सो अ सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंपनी, ठीक है, फॉर एक्नॉलेजिंग अ डेट। दिस इज ऑल्सो, बस द बेसिक डिफरेंस इज द इंटरेस्ट रेट इज नॉट फिक्स्ड, बट डिबेंचर का इंटरेस्ट रेट इज फिक्स्ड, वो हमेशा सेम रहेगा जो आपने इशू करा है। बट यहाँ पर बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट इज ऑन फ्लक्चुएशन बेसिस, ऑन फ्लोटेशन बेसिस, इट डिपेंड्स अपॉन द मार्केट। रेपो रेट्स और रिवर्स रेपो रेट्स पढ़ा है ना आपने इकोनॉमिक्स में, वो रिवर्स रेपो और रेपो है। डन गाइस? पक्की बात? बच्चा कहता है इससे अच्छा बैंक से लोन ना ले लें। बेटा अभी मैंने बात शुरू की थी इसी बात से कि कई बार आपकी बैंक की लिमिट खत्म हो जाती है, कई बार आपको कोलेट्रल मिलने में या बैंक से लोन लेने में बहुत दिक्कत आ रही होती है, आपके पेपर्स कंप्लीट नहीं होते या आपने कोई डिफॉल्ट कर रखा हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसीलिए आप फिर क्या करते हो? पब्लिक से लोन ले सकते हो, ठीक है।
बैंक से भी ले सकते हैं, बट आप यहां पर पढ़ रहे हैं कि जब कंपनी कहां जाएगी, किसका, वो चीज अलग थी। वो था कि जितना डिबेंचर होल्डर को मिलेगा यूजुअली, नहीं तो लोग पैसा देने से क्या करेंगे, मना ही करेंगे। समझ आ रही है, यूजुअली। नेक्स्ट वर्ड जो आपने पढ़ना है दैट इज जीरो कूपन बॉन्ड या डीप डिस्काउंट बॉन्ड। बेटा जीरो कूपन बॉन्ड या डीप डिस्काउंट बॉन्ड जो होता है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ CUET अगर मैं बात करूं। डीप डिस्काउंट बॉन्ड या जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है बेटा, ये वो बॉन्ड है जिसे हम क्या करते हैं, जिसे हम बहुत ही हैवी डिस्काउंट पे इशू करते हैं। ये वो बॉन्ड है जो किस पे इशू होता है, बहुत ही हैवी डिस्काउंट पे इशू किया जाता है। क्या मतलब, मान लो मेरे बच्चों कोई फेस वैल्यू है, क्या है, फेस वैल्यू है 100 रुपये डिबेंचर की, बॉन्ड की, सॉरी बॉन्ड की कितनी फेस वैल्यू है, 100 रुपये। मार्केट में आती है कंपनी 1 अप्रैल 2021 को और आके कहती है ले लो मेरा ये बॉन्ड ले लो, और मैं इसे दे रही हूं आज की डेट में 45 रुपीज का। 100 रुपए का बॉन्ड कितने में दे रही है गाइज, 45 में। कितने का डिस्काउंट दे रही है, करेक्ट, 55 रुपए का क्या दे रही है, डिस्काउंट। और कहती है आज से 3 साल बाद आना, कितने ईयर्स बाद आना, या 4 ले लो, आज से 4 साल बाद आना। 4 साल बाद मतलब 31 मार्च 22, 23, 24, 25, आज से 4 साल बाद आना 31 मार्च 2025 को, और मेरे से पूरे के पूरे 100 रुपए ले जाना। ऐसे बॉन्ड को बोलते हैं जीरो कूपन या कूपन बॉन्ड। क्योंकि गाइस ये कूपन क्या है, जो हम इंटरेस्ट रेट बोलते हैं ना, बाहर के देशों में वो इंटरेस्ट रेट ना बोलकर कूपन रेट बोला जाता है, या अंग्रेजों के लैंग्वेज में बात करी जाए तो कूपन रेट, उनका एक्सेंट अलग होता है ना। तो कूपन रेट या कूपन रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो जीरो कूपन बॉन्ड या डीप डिस्काउंट बॉन्ड समझ आ गया सबको? जीरो कूपन बॉन्ड या डीप डिस्काउंट बॉन्ड इज दैट बॉन्ड विच इज इशूड एट अ heavy discount to the debenture मतलब bond holders, and it will be repaid at the face value after a fixed period of time। तो प्रैक्टिकली देखो, क्या ब्याज ही नहीं है ये 55 रुपए? देखो तो सही एक बार, क्या ये ब्याज ही नहीं है 55 रुपए? भाई 100 रुपए की चीज तुमने 45 में दे दी, वापस जब करोगे तो कितने पैसे मिलेंगे बताओ, कितने पैसे वापस करोगे सामने वाले को? 100 रुपए। भाई मिले तुम्हें 45, वापस कर रहे हो 100, 55 रुपए का क्या हो गया, सामने वाले ने एक तरीके से ब्याज कमा लिया। आ रही है बात समझ में या नहीं? इसीलिए इसका नाम बोला गया जीरो कूपन। कूपन मतलब इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का ही दूसरा नाम क्या होता है, कूपन या कूपन। तो जीरो इंटरेस्ट बॉन्ड नहीं बोल सकते, पर इसे जीरो कूपन बॉन्ड ही नाम है इसका। तो मैं तो आपको सिर्फ बता रही हूं कि कूपन का मतलब कूपन रेट इज इंटरेस्ट रेट। समझ आ रही है बात? कई बार एग्जामिनर भी गेम खेल जाता है, कहता है कूपन रेट ऑन दीज डिबेंचर्स बट 12%। बच्चा कहता है ये कौन सा रेट है? तो याद रखना ये कौन सा रेट है, इंटरेस्ट रेट है। डीप डिस्काउंट बॉन्ड या जीरो कूपन बॉन्ड कौन से होते हैं? विच आर इशूड एट अ हैवी डिस्काउंट, जो हैवी डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं, एंड विल बी रिडीमेबल एट इट्स फेस वैल्यू आफ्टर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। कोई दिक्कत तो नहीं? ये सब थी आपकी नई क्लास, नया चैप्टर, नई बातें। अब 2 मिनट बचेंगे और हम क्या करेंगे, शेयर कैपिटल के साथ समझेंगे। जो शेयर कैपिटल में आपने पढ़ा था, जो इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट लगेंगे, उनकी बात कर लेते हैं फटाफट से। बेटे आपने पढ़ा था पिछले चैप्टर में, मान लो आपके पास है 4000 शेयर्स। कितने शेयर्स हैं? 4000 शेयर्स। यहाँ शेयर्स की जगह वर्ड क्या हो जाएगा, डिबेंचर्स। जैसे मान लो आपके पास 4000 8% डिबेंचर्स हैं, जिनकी फेस वैल्यू है 10 रुपए। कंपनी की मर्जी है वो 10 रुपए या तो इकट्ठे मंगा ले, या फिर वो 10 रुपए टोटो में मंगा ले। टोटो मतलब इंस्टॉलमेंट में। आपको याद है इंस्टॉलमेंट कैसे आती थी? एप्लीकेशन पे 4 रुपए, अलॉटमेंट पे 5 रुपए, और मान लो फाइनल कॉल पे 1 रुपए, इस तरीके से। या फिर यू कैन चेंज दीज फिगर्स, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, और फाइनल ले सकते हो कितना,
3 रुपीज। इस तरीके से आपने पैसे मंगाए, ठीक है, आपने इस तरीके से पैसे मंगाए 3, 4 और 3। अब एंट्री कैसे डलेगी बेटा? बस एक छोटी सी बात यहाँ पर हल्की सी अलग है। वो क्या बात है? जब हम शेयर इशू करते हैं तो याद करो, कंपनी आगे कहती है ले लो मेरी कंपनी का शेयर ले लो, है ना, 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए। सामने वाले क्या भेजते हैं? जिसे 2 शेयर चाहिए, जिसे 20 शेयर चाहिए, जिसे 1000 शेयर चाहिए, वो एप्लीकेशंस देते थे। याद है पिछला चैप्टर? यहां पर भी यही होगा कि कंपनी आगे कहेगी मेरे डिबेंचर्स हैं, और एक डिबेंचर कितने का है? 10 रुपए का। आज की डेट में आपको कितने देने हैं? सिर्फ 3 रुपए। तो जिसे 20 डिबेंचर चाहिए वो 20 इंटू 3 60 रुपए दे देगा। जिसे 1000 चाहिए वो 1000 इंटू 3 3000 दे देगा। इस तरीके से सब लोग क्या भेज देंगे? एप्लीकेशंस। अब उस एप्लीकेशंस का कंपनी क्या करेगी? चेक करेगी। याद करो शेयर्स में क्या था? चेक करेगी एक कंडीशन। उस कंडीशन का नाम याद है क्या था? हाँ, वो तो अमाउंट था 90%। तो उसका नाम क्या था? यस, वेरी गुड, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, जो कि शेयर्स में कितनी थी? एटलीस्ट 90%। याद आया? जैसे 4000 शेयर्स अगर थे होते, ये 4000 शेयर्स, तो उसका 90% मतलब 3600 शेयर्स। तो एटलीस्ट आपके पास एप्लीकेशंस कितनी आ जानी चाहिए थी? 3600। याद आ रहा है? बट यहां पर मिनिमम सब्सक्रिप्शन अलग बताई गई है जय। यहां मिनिमम सब्सक्रिप्शन किसने बताई है? सेबी ने। भाई साहब, शेयर कैपिटल की भी सेबी ने बताई थी। वहां उसने बताई थी एटलीस्ट 90% ऑफ द शेयर्स इशूड। और यहां पर बताई है मेरे बच्चों, पेपर में आंख खोल के चेक कर लेना, शेयर की पूछी है या डिबेंचर की, एटलीस्ट 75% ऑफ द डिबेंचर्स इशूड। वहां पर 90। ये फिर एमसीक्यू बनता है आपका सीयूईटी का भी और आपके नॉर्मल बोर्ड एग्जाम का भी, कि अगर हमारा मिनिमम सब्सक्रिप्शन, चेक कर लेना, मिनिमम सब्सक्रिप्शन शेयर्स पे कितना है? 90, और डिबेंचर्स पे कितना है? 75। 75% का मतलब है कि एटलीस्ट 75% ऑफ द डिबेंचर्स इशूड। मतलब जो ये 4000 डिबेंचर्स आपने इशू करे हैं, एटलीस्ट आपके पास 4000 का 75% रिसीव हो जाना चाहिए। कितना होता है 4000 का 75%? समझ आ रही है? तो 3000 क्या हो जाना चाहिए बताओ? एटलीस्ट 3000 रुपए, हम 3000 की हमारे पास डिबेंचर्स एप्लीकेशन आ जानी चाहिए। अगर आ जाती हैं तो डिबेंचर दे दोगे, अगर नहीं आती हैं तो सारा पैसा वापस करना पड़ेगा। समझ आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? लास्ट 1 मिनट गाइस, एक बार एंट्री फ्रेम करो, याद करो, पहले पैसा आता था या पहले डिबेंचर देते थे? पैसा आता था। पहली एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। और डिबेंचर क्या गई? ये परसेंटेज लगानी है भाई। तो एंट्री, हाँ जी, एंट्री क्या होगी बताओ? बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। डन। कितनी? 4000 पर 3 रुपए। क्लियर टू एवरीबडी? कितना हो गया? 12000 रुपए। अगली एंट्री क्या होगी? 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, वहां क्या होता था? शेयर कैपिटल। उसकी जगह क्या लिख दोगे? टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट। डन एवरीबडी? अब अलॉटमेंट पहले आएगी या मंगाई जाएगी? अलॉटमेंट ड्यू होगी। अलॉटमेंट ड्यू होने की एंट्री क्या होगी? शेयर अलॉटमेंट 8% शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट। 4000 पे 4 16000 रुपए। फिर पैसा रिसीव होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अलॉटमेंट। फिर डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स। फिर एंट्री डलेगी क्या? करेक्ट, बैंक टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। समझ आया या नहीं? अलॉटमेंट ड्यू होने की एंट्री क्या होती है सर? डिबेंचर अलॉटमेंट टू डिबेंचर अकाउंट। 8% डिबेंचर लिखा जाएगा। अगर यहाँ 7 होगा तो 7%, जो भी परसेंटेज लिखा होगा। क्लियर टू यू ऑल पीपल? पक्का? अच्छे से। कल मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह।